हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दक्षेस अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दक्षेस अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत हो चुकी है और एक एक करके आप सभी लोग बहुत ही जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और कोशिश और उम्मीद यही रखेंगे हम आपसे कि जो है आप इसी तरह से जो है जिस तेज़ी के साथ जो है जिस जोश के साथ आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यही लय आप लोग बनाए रखिएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हों वो प्रोवाइड कराई जा सके। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो ऑफलाइन क्लास में एसटी होती हैं उसका सॉल्यूशन प्रत्येक टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट का करा रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है मैथ की एसटी का सॉल्यूशन कराएंगे। तो जो भी मैथ की एसटी हुई थी, तो जो भी ऑफलाइन के बच्चे हैं उन्होंने तो खुद एक हॉल में बैठ कर के कोचिंग में ही बैठ कर के आप लोगों ने जो है टेस्ट को दिया था। लेकिन उन बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हमारे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी कभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हों तो जब वीडियो देख रहे हो तो कोशिश ये करिएगा कि पहले वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को एक बार आप प्रयास करिएगा, देन आप सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपको एसटी में दिया गया था वो क्या है। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान देना बेटा। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपने 3 बेटों के बीच 3:4:5 के अनुपात में एक निश्चित राशि को विभाजित किया। यदि उसने यह राशि 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में विभाजित की होती तो जिसे सबसे पहले कम हिस्सा मिला था उसे अब 1188 रुपये, ध्यान देना बेटा, 1188 रुपये जो है अधिक मिलते हैं। तो कह रहे राशि रुपए में बताएं, आपको उत्तर बताना है कि रुपए में क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रश्न को ट्राई कर रहे होंगे, एक बार देख रहे होंगे। चलिए, सभी ने ट्राई कर लिया होगा। आइए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को देखेंगे हम लोग। हमसे कह रहे कि एक व्यक्ति ने अपने 3 बेटों के बीच पहले जिस अनुपात में उसने बांटा उसका अनुपात क्या है, 3:4:5, 3:4:5 के अनुपात में वो बांटता है धन को। लेकिन वो कह रहे कि जब दोबारा बांटता है, यानी कि यदि कह रहे उसने इस राशि को इस रूप में बांटा होता कि उसका जो अनुपात होता वो कितना होता बेटा, 1/3 अनुपात में 1/4 अनुपात में 1/5। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते बेटा, तो देखिए इसको सरल करना है। जब इसे सरल करना है तो आप जानते हैं कि हम इनके एलसीएम का गुणा करा देते हैं या और भी कई तरीके आपको बताए गए, ये बेसिक सी बातें जानते हैं। तो यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 60 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 20 अनुपात में, और 4 से जब 20 की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 है, और अनुपात में क्या आएगा बेटा, 12। जब आप इसे सरल करेंगे तो ये जो अनुपात आएगा 20:15:12 है। अब देखिए आपसे कह रहे हैं कि जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, जब उसने पहले बांटा था 3:4:5 के अनुपात में, तो सबसे कम हिस्सा किससे मिला था, इसे मिला था 3:4:5 के हिसाब से। कह रहे जिसे पहले कम हिस्सा मिला था उसे जो है अब 1188 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट लाई कर रहा है, अगर उस बात को आप समझ पाएँ बच्चों, कि देखिए उसी राशि को पहले वो 3:4:5 के अनुपात में बांट रहा है और फिर उसी राशि को, सेम राशि को कह रहा है कि हम 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में बांटेंगे। तो एक बात बताओ बच्चों, पहले भी वही राशि थी, अभी भी वही राशि थी, तो क्या पहले वाली जो राशि थी और अभी वाली जो राशि थी क्या बराबर नहीं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसे आप जोड़ेंगे तो कितना, 4 3 7, क्योंकि 3 लोगों में ही तो बांटा गया है, तो 4 3 7 5 क्या, 12 है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना होगा बेटा, टोटल होगा कितना, 12। जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 40 और कितना, 47। टोटल धनराशि यहाँ पर कितनी है, 47। जबकि आपको तो बताया गया था कि यहाँ पर पहले भी वही राशि थी, अभी भी वही राशि थी, तो अंतर कैसे, वहाँ पर 12 है और ये 47, तो हम बराबर करेंगे। तो ऊपर हम क्या करें बच्चों, हम 47 का गुणा करा दें और नीचे हम क्या करें बच्चों, हम 12 का गुणा करा दें। अब धनराशि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब देखिए
अब यहाँ पर कह रहा है पहले जिसे सबसे कम मिला था, तो पहले किससे सबसे कम मिला था? इस व्यक्ति को पहले सबसे कम मिला था, पहले वाले व्यक्ति को। तो कह रहे कि जिसे सबसे कम मिला था तो इसे कितना मिला था? देखिए बाकी से हमें मतलब नहीं है, हम चाहें तो सभी में भी 47 का गुणा करा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों करें? जो जिस चीज़ से हमें मतलब है, जो चीज़ जरूरी है हम उसमें मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ पर कितना 3 गुणा 47, तो पहले इसको कितना मिला था? 3 मल्टीप्लाई भी क्या बेटा 47, गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बेटा 141, 141, 141। यानी कि पहले इसे जो धनराशि मिली कितनी मिली? 141 रुपये। और कह रहे अब जो धनराशि मिलती है वो कह रहा है 20, और यहाँ पर अगर जब आप 12 का गुणा कराएंगे तो 12 गुणा कितना होगा 20, यानी कि कितने रुपए मिलती है? अब जो धनराशि मिलती है वो 240 रुपये मिलती है। तो कह रहे पहले जितना धन मिलता उससे अब उसे कितना धन अधिक मिलता है? 1188, जबकि वो कह रहा है कितना है 240। तो इसमें अंतर कितने का है बेटा? अंतर कितने का है? अगर आप 141 और 40 में यहाँ पर आप अंतर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 99 रुपये का अंतर होगा। ये जो 1188 वो कह रहे कि 1188 रुपये अधिक मिलते हैं। हमारे हिसाब से देखा जाए तो इसे बेटे कितना अधिक मिलता? 99 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे 99 यानी कि 99 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जैसे हम 1188 बेटा 99 करेंगे तो जब भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 12। मेरी बात को समझना बेटा। तो देखिए 1188 बेटा में 99, और हमें जो मान चाहिए हम उसका गुणा कराएंगे तो हम इधर लिखे दे रहे हैं। मेरी बात को समझना 1188 बटा 99, और मल्टीप्लाई भी हमें मान किसका चाहिए? कह रहे वह धनराशि बताएं। तो धनराशि क्या थी बेटा? धनराशि क्या थी? 12 मल्टीप्लाई भी क्या 47। तो 12 गुणा में क्या करेंगे बच्चों 47। जब 99 से इसे भाग दे रहे होंगे आप तो समझ पा रहे हैं कि 99 एक बार भाग जाएगा और इसके बाद 2 गुना में कट जाएगा, यानी कि 12 बार ये पूरा भाग जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 144 मल्टीप्लाई भी क्या 47। यही धनराशि रही होगी जिसे कि सभी लोगों में क्या किया गया था? बांटा गया था। तो ये जो धनराशि 144 मल्टीप्लाई बाय 47, तो अब देखिए पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। अगर आप इकाई के अंक का गुणा करें तो 7 गुणा में अगर 4 करेंगे तो 28, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों 8। लेकिन आप पाएंगे कि यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिनमें कि इकाई का अंक कितना है 8 है। तो एक बार और कोशिश कर लिए, 7 से गुणा कराएंगे 28, यहाँ पर 8 आएगा, और 7 चौक 28, 30, यहाँ पर 0 आएगा। अब इसके आगे का नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब आप 4 से गुणा कराएंगे बेटा तो 4 चौक 16, यहाँ पर 6, तो इकाई का अंक यानी कि अंतिम 2 अंक क्या होंगे 6 और 8। तो आप तुरंत उत्तर क्लियर कर देंगे कि 6700 क्या होगा बेटा 68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जिस भी बच्चे को अगर कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे कि बैक जाएंगे, पीछे जाएंगे और दोबारा इन क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग प्रयास करें बेटा। देखिए सभी ने प्रयास कर लिया होगा एक बार। क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है सोनू कुमार अपने मासिक वेतन का कह रहा है 42%, सोनू कुमार अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर, 16% कह रहा है किराए पर, और जो है 10% वो क्या करता है 10% वो जो है मनोरंजन पर खर्च कर देता है और 7% परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन कह रहा है एक पारिवारिक कार्यक्रम पर के कारण 18,000 रुपये की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे एक साहूकार से 12,500 रुपये का ऋण लेना पड़ता है। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मासिक वेतन बताना है कितना होगा। सभी ने प्रयास कर लिया होगा। देखिएगा वो टोटल जो धनराशि खर्च कर रहा है वो कितनी कर रहा है 42% ये खर्च कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 16% ये खर्च कर रहा है, 10% ये खर्च कर रहा है, 7% ये खर्च कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 42 और 16 और 10 और 7, टोटल 75% की धनराशि तो वो खर्च करता है। अगर मान लें कि उसका मासिक वेतन कितना था 100, अगर मासिक वेतन उसका 100 था तो 100 में से वो 75 खर्च कर दे रहा है, तो फिर 75 इसमें से टोटल तो 75 तो इसमें वो खर्च ही कर दे रहा है। तो यानी कि उसके पास जो धनराशि बची होगी वो कितनी होगी 25, क्योंकि 75% तो केवल इतने में ही खर्च कर देता है। इसके बाद कह रहा है कि लेकिन वो कह रहा है एक पारिवारिक कार्यक्रम के कारण 18,000 रुपये की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे एक साहूकार से जो है 12,500 रुपये क्या करना पड़ता है ऋण लेना पड़ता है।
एक बात बताओ ना, टोटल उसका खर्चा कितना है बेटा? वो कितने रुपए खर्चा करना चाह रहे हैं? वो 18,000 रुपए क्या करना चाह रहे हैं? खर्चा करना चाह रहे हैं। 18,000 रुपए में वो 12,500 रुपए का क्या कर लेता है? ऋण ले लेता है। अगर वो 12,500 रुपए का क्या कर रहा है बेटा? ऋण ले रहा है, तो फिर कितने रुपए, यानी कि 5500 रुपए जो हैं, यानी कि देखना टोटल खर्चा उसका 18,000 रुपए है, जिसमें कि उसने 12,500 रुपए तो ऋण लिया है, यानी कि उसने अपने वेतन से जो पैसा खर्च किया है वो कितना खर्च किया है बेटा? 5500 रुपये। बात समझ आ रही ना? अगर यहाँ पर 5500 रुपये तो ये 5500 जो है ना बेटा, ये 5500 जो है हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितना है? 25। तो 5500 किसका मान हो जाएगा बेटा? 25 का। आपसे कह रहा था कि हमें जो है मासिक वेतन बताएं, तो मासिक वेतन कितना हो जाएगा बेटा? वो 100। तो 25 से अगर गुणा कराएंगे तो यहाँ भाग देंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 4। और 4 से अगर गुणा कराएंगे तो देखिए अब समझ गए होंगे, 55 दुना 110 दुना कितना? 220। तो 220 और क्या? 20। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट उत्तर होगा। सभी लोग प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा सभी लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग प्रयास करें। कह रहे एक दुकानदार ने 600 पेन खरीदे, उसने उनमें से 480 को जो है उस कीमत पर बेचा जो कीमत उसने 600 पेन के लिए क्या की थी? चुकाई थी। जो कीमत उसने 600 पेन के लिए चुकाई थी। 100 पेन कह रहा है उस कीमत से 10% अधिक दर पर जिस पर उसने 480 पेन बेचे थे, और शेष पेन को लागत मूल्य पर बेचा। शेष पेन को लागत मूल्य पर बेचा। तो इस पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इस पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? आप सभी ने प्रयास कर लिया होगा। क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। 480 यहाँ पर कह रहा है कि 600 पेन उसने खरीदे थे, और 600 पेनों को उसने क्या किया है बेटा? 600 पेनों में 480 को जो है उस कीमत पर बेचा जिस कीमत पर उसने जितनी कीमत जो उसने 600 पेन लेने के लिए चुकाई थी। इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि 600 पेन का बेटा, 600 पेन का जो क्रय मूल्य था वो जो है 480 पेन के क्या? विक्रय मूल्य के बराबर है। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि 600 पेन का क्रय मूल्य जितना मूल्य था उसी मूल्य पर तो 480 पेन बेचे, तो 480 पेन के विक्रय मूल्य के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब देखिएगा, इसे जब आप थोड़ा सा सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 CP बराबर कितने के हो जाएगा बेटा? 4 SP के। इसका मतलब क्या हो? एक पेन का क्रय मूल्य अगर 4 था तो उसे बेचा कितने में गया बेटा? 5 में बेचा गया। इतना तो आप समझते होंगे कि एक पेन का अगर क्रय मूल्य 4 रुपये था, एक पेन का क्रय मूल्य 4 रुपये, तो उसे बेचा गया कितने में? 5 रुपये में। जब उसे बेचा गया तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेचा गया, यानी कि 1 रुपये का लाभ लेकर के बेचा गया। आगे की लाइन पढ़िएगा। तो यानी कि 1 रुपये का जब लाभ लेकर के बेचा गया, तो हमसे लाभ के विषय में पूछ रहा है। तो देखिएगा, जब 480 पेन को जब बेचा गया उस कीमत पर जिस कीमत के लिए 600 पेन चुकाए थे, इसका मतलब उसने जब बेचा तो 4 की वस्तु को 5 में, यानी कि 1 रुपये का लाभ लेकर के। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 480 पेन बेचने में, 480 पेन बेचने पर ध्यान देना, 480 पेन बेचने पर कितने रुपए का? एक पेन में 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 480 पेन बेचने पर 480 रुपये का लाभ हो। इसके आगे की कहानी देखिएगा। फिर कह रहे 100 पेन जो है, 100 पेन वो क्या करता है? उस कीमत से 10% अधिक दर पर बेच देता है जिस पर उसने 480 पेन बेचे थे। तो 480 पेन जो बेचे थे वो तो 5 रुपये पर बेचे थे, इससे 10% अधिक, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? 5 मल्टीप्लाई भी क्या? 10% अधिक, यानी कि 11 बेटा 10। तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी कि जो पेन बेचे अब वो उसने कितने रुपए के बेचे? 5.5 रुपये के। यानी कि अब जो 100 पेन बेचे उसने 480 के बाद, वो 5.5 रुपये का एक पेन बेचा। तो बेटा एक पेन में लाभ कितने का हुआ? 4 रुपये का पेन खरीदा था, 5.5 का बेचा, तो क्या 1.5 रुपये का लाभ हुआ? 1.5 रुपये का। यानी कि जो ये 100 पेन उसने बेचे, इस पर जो उसे लाभ हुआ तो क्या 1.5 का हुआ?
तो इतने जो पेन बेचे इनमें से लाभ ये हुआ। इसके बाद कह रहा है शेष पेन को उसने क्या कर दिया, लागत मूल्य पर बेच दिया। अगर शेष पेनों को उसने लागत मूल्य पर बेच दिया है तो क्या लागत मूल्य पर कोई फायदा होगा, कोई लाभ होगा? उस पर तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा। अब बाकी के पेन यानी कि देखिए 580 पेन तो बेच दिए, 20 पेन को अगर उसने क्या कर दिया जो है लागत मूल्य पर ही बेच दिया तो कोई लाभ नहीं होगा। तो हमें लाभ कितना हुआ, केवल इतना ही। तो ये कितना हो गया बेटा 480 और 15 का गुणा करेंगे यानी कि 150 और 150 और 480 कितना हो गया बेटा 630। यानी कि उसे जो लाभ हो रहा है बच्चों वो कितने रुपए का हो रहा है, 630 रुपए का। तो लाभ और हानि हमेशा कहाँ से देखते हैं आपको पता है, लाभ और हानि हमेशा जो है क्रय मूल्य से ही देखा जाता है। सभी पेनों को बेचने पर 630 रुपए का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कहाँ से हो रहा है, क्रय मूल्य से। तो 600 पेनों का क्रय मूल्य क्या था, तो भैया एक पेन जो है कितने रुपए का था आपका, एक पेन कितने रुपए का था, 4 रुपए का। तो 600 पेनों की अगर हम बात करें जो है तो यहाँ पर 600 पेनों का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 600 गुणा में क्या बेटा 4। बात समझ आ रही है आपको, क्योंकि एक पेन का जो है क्रय मूल्य है वो कितना 4 रुपए। तो आपसे कह रहा था लाभ प्रतिशत बताएं तो मल्टीप्लाई भी आप क्या कर देंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम भाग करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे तो बेटा कितना आएगा 1 और ये 1 जीरो क्या हो जाएगा 5 यानी कि 105। 105 बटा में क्या है 4। अब देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग चाहे तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। 105 बटा में कितना 4 है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो 105 बटा में 4 तो भाग देंगे कितना आएगा, 4 दूना 8 और 2 25, तो ये कितना हो जाएगा 6 24 यानी 26.25% लगभग 26.25%। तो इसका बेटा सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, डी नंबर 26.25%। आई होप बात आपको समझ आई होगी। अगर देखिए कोई भी बात समझ नहीं आ रही तो एक बार प्रयास करिएगा कि वीडियो को पॉज करके जो है आप या वीडियो को बैक जा करके एक बार दोबारा सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी लोग प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 20 और a प्लस बी बराबर 5 है तो आपसे कह रहा है कि a की घात 4 प्लस b की घात 4 का मान ज्ञात करें। सभी लोग प्रयास करें बेटा। देखिए सभी ने प्रयास कर लिया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए जो भी बातें कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दीजिए। आपको दिया गया a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना 20 और a प्लस बी बराबर आपसे कह रहा है कितना है 5 है। तो a की घात 4 प्लस b की घात 4 का मान। तो देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इसे अगर आप ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट में क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होगा बेटा ए बी। ये बराबर दिया गया आपको कितना 20। यहाँ पर आपको मान किसका पता है, a प्लस बी का मान पता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 5। तो a प्लस बी का मान यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 से कट करेंगे तो 4। यहाँ से जो आने वाला देखिए एक छोटा सा काम आप और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है ना, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का 2ab होगा और माइनस का ab है तो ये मिलकर के कितना हो जाएगा माइनस का 3ab। तो बराबर आपने 5 से इसे कट किया था तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग है 25, तो 5 का वर्ग 25 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3ab बराबर क्या होगा बेटा 3ab बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना 25 में 4 गया कितना 21। 3 से जब आप इसे कट कर रहे होंगे तो ab का मान कितना आएगा 7। ab बराबर कितना आ गया 7। यहाँ से आपको पता चल गया कि जो ab का मान है, ab का मान कितना है बेटा 7। और जैसे ab का मान आपको पता चल गया तो यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा काम आप और करिएगा। क्या कि अगर हम आपसे कहें कि a प्लस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस का क्या होता है बच्चों 2ab। तो यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं क्योंकि हमें a प्लस बी भी पता है और a भी पता है। तो a प्लस बी का मान यहाँ पर कितना है बेटा 5 है, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो बना रहने दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 गुणा में ए बी का मान आपको पता है कि यहाँ पर जो ए बी का मान है वो कितना है 7, तो ए बी का मान यहाँ पर रख देंगे 7, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान निकल करके आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा 25 में आप क्या करेंगे 14 घटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 11। क्लियर है इतनी बात सभी को। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में हम क्या कर रहे होंगे कि अगर हम कह दें कि a की घात 2 और प्लस b की घात 2 और इस पूरे की घात 2 बराबर क्या होगा, तो आप सॉल्व करेंगे इसे तो a की घात 4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों b की घात 4 और प्लस क्या होगा 2ab यानी कि 2 a स्क्वायर और प्लस क्या बेटा b स्क्वायर। ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121, तो यहाँ से जो निकल करके आएगा बेटा क्या a की घात 4 और प्लस जो है b की घात 4 बराबर यहाँ से जो निकल करके आएगा, यहाँ पर देखिए ab का मान कितना है आपका 7, तो 7 का वर्ग करेंगे आपका कितना हो जाएगा 49 और 49 गुणा में क्या है 2 यानी कि 98, तो ये कितना हो जाएगा 11 का वर्ग 121 में आप क्या कर रहे होंगे बच्चों 98 को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से a की घात 4 प्लस b की घात 4 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 23। यही आपका उत्तर होगा। सभी लोग ध्यान दें बेटा, a की घात 4 प्लस b की घात 4 बराबर क्या 23। नोट कर लीजिएगा सभी लोग वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी लोग प्रयास करें। सभी ने कर लिया होगा, सभी लोग प्रयास करते रहें भाई, क्वेश्चन को जरूर आप लोग एक बार लगाइएगा जरूर जो है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। कह रहे माना x वह न्यूनतम संख्या है जिसे अब 15, 18, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 10 बचता है और x जो है 31 का क्या है गुणज है। कह रहे x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो बच्चों ध्यान देना, 15, 18, 20 और क्या है 27, तो x का न्यूनतम संख्या, तो देखिए x वह न्यूनतम संख्या जो कि इनसे विभाजित करने पर यानी कि इनसे भाग क्या होगा, इनसे भाग चला जा रहा होगा। अगर हम कह रहे हैं कि x एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जिसमें कह रहा है 15, 18, 20 और 27 से कह रहा है भाग देने पर यानी कि भाग चला जाता है, तो फिर इसका मतलब 15, 18, 20 और 27 का जो लासा होगा वो जो इनसे क्या होगा विभाजित, तो यानी कि x का मान यानी न्यूनतम संख्या वो क्या होगी 540। 15, 18, 20 और 27 का लासा आप निकाल लेंगे, क्या होगा बेटा 540। ध्यान देना बच्चों 540। अब लेकिन दूसरी बात जो कह रहा है यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रत्येक मामले में कह रहा है शेष 10 बचता है और x जो है 31 का गुणज है। अगर ये बेटा 31 का गुणज है तो हमें नहीं पता जो x है यानी कि 540 जो एलसीएम है, हम कह रहे कि ये 31 का अगर कोई गुणज होगा तो हमने मान लिया कि कोई xवां गुणज होगा या कोई nवां गुणज होगा, तो हम क्या करें मान लो kवां कोई गुणज होगा तो 540 के हम मान लें कि ये 31 का कोई गुणज है और कह रहे 10 शेष बचता है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें प्लस 10 हमने कर दिया, तो 540 के प्लस क्या हो गया 10, यानी कि वो संख्या जो कि क्या होगी 31 का गुणज भी होगी और इनसे विभाजित करने पर जो है प्रत्येक मामले में क्या है 10 शेष देगी, वो ऐसी संख्या हमारी क्या होगी 540 के प्लस का क्या 10। अब कह रहा है कि x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या है। तो पहले ध्यान देना, इस प्रश्न में जो कह रहा है कि ये जो संख्या होनी चाहिए वो 31 से विभाजित करने पर 10 शेष बचना चाहिए। तो जब कभी भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो क्या करना होता है, हम इन दोनों पदों को क्या यानी कि इस संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा 31 से भाग देना होगा। कैसे देंगे चीज़ों को समझना, 540 में बेटा जब आप 31 से भाग दे रहे होंगे तो यहाँ पर जो है 17 बार लगभग ऐसे ही भाग जा रहा होगा और जो यहाँ पर शेष बचेगा वो कितना बचेगा 13 के। तो कोशिश करिए कि जब कभी इस तरह क्वेश्चन है कि तो आप लोगों ने अगर किया हो तो जानते हैं इस बात को कि यहाँ पर जो भाग पूरा भाग चला जाएगा जिस पर, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर तो शेषफल 0 हो जाएगा, यानी कि जो रिमाइंडर बचता है हम केवल उसे लेते हैं। तो जब 31 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा 13 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 13 के
और प्लस क्या बेटा 10 और बटा में कितना 31। अब इस सिचुएशन में हम करते क्या हैं कि k का मान रखते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरह से हम मान लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए k का मान रखेंगे तो 0, 13, 10, 23 क्या 31 से विभाजित होगा नहीं, 2 लिखेंगे 26, 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका जो है 36 क्या 31 से विभाजित होगा नहीं। इसी प्रकार से 3 मान लेकर के ले लीजिए। अगर आप जब k का मान 4 ले रहे होंगे तो कितना होगा 52 और 52 10 कितना होता है 62, 62 31 का गुणज है, 31 दुना क्या बेटा 62। तो ये 62 क्या होगा यहाँ पर पूरी तरह से विभाजित होगा, यानी कि जो यहाँ से k का मान निकला वो क्या निकला बेटा 4। तो हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या तो ये थी, तो k का मान आप 4 रख दीजिए यहाँ। तो कितना हो जाएगा बेटा 540 गुणा में कितना है बेटा 4 और प्लस का कितना 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 0 यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा आपका कितना 4 2160 और प्लस 10 बेटा, तो वो संख्या जो आ गई वो कितनी आई है 2170, 2170 2170। लेकिन ये 2170 वो संख्या है जो कि 31 का गुणज भी है, लेकिन शेषफल 10 बच रहा होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान देना बेटा, कह रहे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी, जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी। ऐसी सिचुएशन में हमें ये पता करना होता है कि इसे पूर्ण वर्ग ये किसका है, यानी कि वर्ग ये किसका है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे साधारण तरीके से हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 2170 यहाँ पर है, आप लोगों को वर्गमूल लेना आता हो। 2170 की बात करेंगे, 2170 का वर्गमूल जब आप ले रहे होंगे तो हम लोग क्या करते हैं 2-2 अंक इस तरह से लेते हैं, जिससे पूरा भाग चले, यानी कि 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 तो कितना आएगा बेटा 16। और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे आगे तो ये 21 में 16 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5 और ऊपर से कितना आ जाएगा बेटा 70। अब करते क्या है कि जितनी बार भाग जाता है इसे हम लोग जोड़ देते हैं और जोड़ करके यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके बाद जितनी बार भाग जाए उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए अगर हम कह रहे हैं कि लगभग 6, अगर हम यहाँ पर 6 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें 6 लिखना होता है। ये चीज़ें बेसिक सी बातें आप जानते होंगे। तो हम मान लीजिए अगर 7 बार भाग जा रहा है, यानी कि कितना 7 से हम क्या कर दें गुणा करा दें, 7 से 49, यहाँ पर क्या आएगा बेटा 9, 4 और ये कितना 56 और 56 4 और कितना हो जाएगा आपका ये 60, यानी 609। ध्यान देना बच्चों, अगर यहाँ पर हम 7 बार अगर भाग दे रहे हैं यानी कि 47 बार भाग जा रहा है तो 570 ना करके कितना है 609, यानी कि कितना अधिक आया बेटा 39 अधिक आया ना। कितना अधिक है 39। अगर हम कह रहे हैं 609 में, यानी कि यही 39 अगर ना होता तो क्या ये संख्या पूरी तरह विभाजित, यानी कि किसी ना किसी संख्या का एक वर्ग होता। अगर ये 39 ना होता तो ये 47 का ही वर्ग होता। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा है तो यहाँ पर कह रहे थे कि x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली यहाँ पर न्यूनतम संख्या क्या होगी, जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो वो क्या होगी बेटा 39। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा बेटा 39। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करिए एक वस्तु को 131.25 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के लागत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है। कह रहे 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, संख्यात्मक मान को बराबर कह देता है। संख्यात्मक मान इस तरह क्वेश्चंस में क्या होता है, बराबर होता है। और जब संख्यात्मक मान बराबर की बात आती है तो मैं जब आपको ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, चीज़ें बताता हूँ, तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं चीज़ों को बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर जब कभी भी मैंने आपको डिस्कस किया होगा तो कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर अगर आप ऑप्शन से चीज़ों को चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन से अगर चीज़ों को जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे हम कोई भी ऑप्शन उठा सकते हैं। हम करें कि अगर हमारा ऑप्शन कितना है 140, हमने मान लिया कि हमारा ऑप्शन कितना होता 140 सही होता। करें एक वस्तु के 131.25 रुपये में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, कह रहे वस्तु के लागत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है। और कह रहे 40% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि हमें जो दिया गया होगा विक्रय मूल्य दिया गया होगा। तो ये 40% यानी कि 140 जो है बेटा, देखना अगर पहले ऑप्शन को उठाएंगे तो 140 ये किसका मान होगा, 140 मान होगा किसका बेटा 140 का, क्योंकि बेचने पर।
तो इससे क्रय मूल्य जो आएगा वो कितना आएगा 100, क्योंकि ये 40 कट जाएगा, क्रय मूल्य का मान चाहिए, यानी कितना हो जाएगा 100। अब देखिए जो 100 क्रय मूल्य होगा तो हम चेक कैसे करते हैं ऑप्शन से, ध्यान देना। इतने रुपए में कह रहा है बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के लागत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं कि अगर 100 रुपये वस्तु का लागत मूल्य है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 100 रुपये लागत मूल्य होगा, अगर 100 रुपये लागत मूल्य है तो 100% का ही क्या होगा, लाभ होगा। तो एक बात बताओ बच्चों, 100 रुपये तो लागत मूल्य है और लागत मूल्य का 100% अगर हमें लाभ चाहिए तो टोटल कितने रुपए के हैं, यानी कि 200, जबकि वो कह रहा है कि कितने रुपए में बेचने पर 131.25 रुपये में बेचने में। क्या 131.25 यहाँ से आ रहा है हमारा, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो। बात समझ आ रही है। दूसरा ऑप्शन उठा करके देखते हैं, देखिएगा दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है 75, तो 75 ये तो विक्रय मूल्य होगा कब बेटा, जब 40% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो ये जो 75 है ये किसका मान हो जाएगा, 140 का, और मल्टीप्लाई भी क्या 100, हमें 100 का मान चाहिए। क्लियर है इतनी बातें। 75 किसका मान है, 140 का, हमें 100 का मान चाहिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, अब यहाँ पर छोटी छोटी कॉमन सी बातें समझना होता है। अगर हम इसे लिख सकते हैं तो 7 मल्टीप्लाई भी क्या 20, यानी कि 20 से अगर कट करेंगे 5 आएगा। अब अगर आप 7 से भाग दे रहे होंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7 से भाग दे रहे होंगे तो यहाँ पर दशमलव में चीज़ें आएंगी। फिर भी एक बार चेक करके देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जब दशमलव में आए तो एक बार रुक जाइएगा थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन को उठाने का प्रयास करिएगा जहाँ पर जो है पूरी संख्या आ रही है। समझ पा रहे हैं, इस क्लू को भी अपने दिमाग में रखिएगा। तो देखिए अगर हम अगला ऑप्शन एक बार चेक कर लें, ठीक है, अगला ऑप्शन जैसे आप चेक करेंगे तो ये कितना है आपका जो है अगला ऑप्शन 105। 105 को जैसे उठाएंगे तो 105 किसका मान हो जाएगा बेटा, 140 का, और मल्टीप्लाई भी क्या 100, हमें क्रय मूल्य चाहिए। ये कितना हो जाएगा आपका, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं 20 से, तो ये कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 5, और जब 7 से कट कर रहे होंगे तो ये एक बार जाएगा और ये 5 बार, तो कितना 15 गुणा में 5, यानी कि कितना बेटा 75। जो क्रय मूल्य रहा होगा यानी कि लागत मूल्य रही होगी, कितनी रही होगी 75, तो कह रहे कि लागत मूल्य के बराबर जो है प्रतिशत का लाभ होता है, यानी कि 75 की वस्तु है तो लाभ 75% का होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 75 गुणा में क्या बेटा 75, तो 75 का 75% जब आप निकालेंगे तो सॉल्व कर लीजिए भैया ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 से कट करेंगे 3 बार, ये कट करेंगे कितनी बार आएगा 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और कितना 225 बटा में क्या होगा बेटा 4, और 4 से जब आप इससे भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा 4 पंचे 20, और ये कितना हो जाएगा 4 से 6 बार तो कितना 24, और 2.5, यानी कि 56.5 रुपये का लाभ होगा। और 75 की वस्तु थी तो 75 प्लस 56.25 जोड़ेंगे आप जो है तो क्या आएगा आपका जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 131.5, यानी कि इस ऑप्शन से हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा 105। नोट कर लीजिएगा सभी लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िएगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रयास करिए सभी लोग इसे। करे दिया गया है कि x, y, z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं यदि x प्लस वाई का वर्ग माइनस जेड का वर्ग बराबर 8 है, और y प्लस जेड की घात 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10, और x प्लस जेड का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 है। तो करें x प्लस वाई प्लस जेड निम्न में से किसके बराबर होगा। ये कह रहे हैं निम्न में से किसके बराबर होगा। सभी ने प्रयास कर लिया होगा, आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो लिखना कम पड़ेगा। जैसे कि हम करें कि एक ये पद लिखा हुआ है आपके सामने कोई एक ये पद है और एक ये पद है आपके, और एक पद आपके सामने है। अगर हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है तो एक छोटा सा काम आप कर लीजिए, इन तीनों पदों को आपस में जोड़ने पर। जैसे आप तीनों पदों को, अब देखिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें ओरल करिए, लिखना जहाँ पर आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप मत लिखिए। अगर हम इस पद को और इस पद को और इस पद को आपस में जोड़ेंगे तो देखिएगा ये है x प्लस वाई का क्या बेटा वर्ग, यानी कि इसे जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, पहले एक को ओपन करके समझ लीजिए आप। जब इसे आप ओपन कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा बेटा, देखना ये x की घात 2 प्लस y की घात 2 और प्लस क्या आएगा बेटा 2xy और माइनस का क्या है जेड स्क्वायर, यही सिचुएशन आएगी। दूसरे को जब आप ओपन करेंगे और बराबर ये कितना हो जाएगा भाई 8 है अगर बराबर में, तो यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 8।
जब दूसरे को आप ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, y की घात 2 प्लस z की घात 2 और प्लस का 2yz बराबर माइनस का कह रहा है x की घात 2 बराबर कितने के, 10 के। तीसरा आपसे कह रहा था x की घात 2 प्लस z की घात 2 और प्लस कितना 2xz माइनस का कह रहे y की घात 2 बराबर कितने के बेटा, 7 को। अगर ऐसा है तो ध्यान देना, यहाँ पर समझना मेरी बात को कि देखिए जब आप इन्हें जोड़ रहे होंगे ना, आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 बार आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, 2 बार आपको वाई स्क्वायर मिलेगा और 2 बार आपको क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर मिलेगा। तो एक बार जेड स्क्वायर माइनस का, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस का, एक बार वाई स्क्वायर माइनस का है, तो एक एक कट जाएगा तो बचेगा क्या बेटा, यहाँ से देखना, यहाँ से जब आप तीनों को जोड़ेंगे सॉल्व करेंगे तो बचेगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 और प्लस का क्या बच जाएगा, 2 गुणा में क्या xy प्लस yz और प्लस क्या बेटा zx। और आप जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको उनको बराबर ही किसके हो जाएगा बेटा, देखना तीनों को जब जोड़ा आपने तो ये कितना हो जाएगा, 25। तो बराबर कितने के बेटा, 25 के। इसे आप जानते हैं, हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड की घात क्या 2 बराबर 25। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आएगा, 5। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, करे एक व्यक्ति को 1 रुपए में 4 संतरे बेचने पर 7% की हानि होती है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए यदि वह 1 रुपए में 3 संतरे बेचे। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, चाहें तो आप इसे बेसिक से जा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक तरीका बताएंगे कि जब आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कैसे हम डायरेक्टली केवल 5 से 10 सेकंड में हम सवालों का जवाब दे सकते हैं। आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा। करें एक व्यक्ति को 1 रुपए में 4 संतरे बेचने पर, तो चीज़ों को समझिए हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को। करें 1 रुपए में 4 संतरे बेचने पर, पहली वाली जो सिचुएशन है वो ये है कि 1 रुपए में वो कितने संतरे बेच रहा है, 4 संतरे बेचने पर। जो उसे कह रहा है हानि हो रही है 7% की, इसका मतलब ये है कि अगर क्रय मूल्य 100 रहा होता तो 7% की हानि हो रही तो 93 रुपए की वस्तु को क्या कर रहा होता, बेच रहा होता। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, कह रहे हैं उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए यदि वह क्या करे 1 रुपए में 3 संतरे बेचे। तो देखना बेटा, वो कह रहे हैं 1 रुपए में अब कितने संतरे बेचें, 3 संतरे बेचें, तब कह रहे हैं लाभ या हानि क्या होगा। यानी कि अगर मान लें कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो यानी कि लाभ या हानि, यानी यहाँ पर मान क्या आएगा, चीज़ों को समझना। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन। देखिए जाना चाहें तो आप इसे बेसिक से जा सकते हैं कि 1 रुपए में अगर 4 संतरे खरीदे जा रहे हैं तब अगर 7% की हानि हो रही है तो हम पहले पता कर लें कि 1 संतरे का जो है क्रय मूल्य क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम विक्रय मूल्य वगैरह पता कर लें। तो जाना तो चाहते हैं तो आप बेसिक से जा सकते हैं, लेकिन आप समझिएगा जब हम इस तरह क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं तो फिर क्यों ना करें। कोशिश करना कि जब कभी भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो जो आपको नंबर दिया गया, यानी कि पहली बार जितने का लॉस हो रहा है या लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है या लाभ हो रहे हैं, उस नंबर को आप उठा लीजिएगा। यहाँ पर 93, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर 93 को हमने उठाया, मल्टीप्लाई। अब देखना एक छोटा काम करिएगा, पहले जब वो कह रहा है कि 1 रुपए में 4 संतरे बेचने पर, अब कह रहे हैं 1 रुपए में 3 संतरे बेचने पर, तो यहाँ पर जो अमाउंट होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यानी कि 1 रुपए में ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1 रुपए में बात कर रहे हैं। पहले वो 4 बेच रहा था, अब कितना बेच रहा है, 3। तो यहाँ पर देखिए इन्हीं दो चीज़ों को उठा लेना। हम या तो फिर 4/3 का गुणा करा रहे होंगे इस विक्रय मूल्य में, या तो फिर हम क्या कर रहे होंगे 3/4 का गुणा करा रहे होंगे। बात समझ आ रही। तो अब देखिए किसका गुणा कराएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि 4/3 का गुणा कराएं या 3/4 का गुणा कराएं। तो क्या करेंगे, वो देखना, समझना मेरी बात को, रटेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे। पहले वो 1 रुपए में 4 संतरे खरीदता था, अब बेच रहा है 1 रुपए में 3, यानी कि जितने लाया तो उससे कम बेच रहा है, इसका मतलब वो लाभ कमा रहा है। अगर लाभ कमाए तो बड़ी वाली भिन्न का आप क्या कर दीजिएगा, गुणा करा दीजिएगा। तो यहाँ पर 93 में हम क्या कर देंगे, 4/3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा, 3 से अगर कट करेंगे तो कितना 31, और ये कितना हो जाएगा 124। 124 से तात्पर्य है कि अगर 100 रुपए की वस्तु अगर 124 रुपए में हमने बेचा है तो जो लाभ हो रहा है बच्चों वो कितने का हो रहा है, 24% का। और डायरेक्टली आप पे कर देंगे कि 24% का क्या होगा बेटा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 24% का लाभ हो रहा होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर पहले ही ऑप्शन रखा है 124%, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। प्रयास करिए सभी लोग। कह रहे इतने सेंटीमीटर क्यूब आयतन के एक घन से 8 समान घन बनाए जाते हैं
सबसे बड़े घन के सतही क्षेत्रफल का 3 छोटे घनों के कुल सतही क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहां पर आपसे कह रहे हैं कि 13,824, क्या बेटा 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के एक घन से 8 समान घन बनाए जाते हैं। कह रहे सबसे बड़े घन के सतही क्षेत्रफल का 3 छोटे घनों के कुल सतही क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर चीज़ों को समझना, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। क्या, जब हमसे कह रहे इतना आयतन है किसका, एक घन का, किसका आयतन, एक घन का आयतन। और किसी भी घन का आयतन अगर मान लीजिए घन की भुजा अगर ए है तो आयतन क्या होता है, ए क्यूब। तो अगर भुजा हमें निकालनी है तो उसके आयतन का हम क्या कर लें, वर्गमूल ले लें, घनमूल ले लें। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना है 13,800 क्या बेटा 24। जब इसका घनमूल लेंगे तो कितना आएगा बेटा 24। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर जो उत्तर यहाँ पर क्या होगा, इसकी घन की भुजा जो होगी वो कितनी होगी 24। इसी प्रकार से आपसे कह रहे हैं कि अगर कह रहे हैं 8 समान घन बनाए जाते हैं, 8 समान घन बनाए जाते हैं, तो कह रहा है सबसे बड़े घन के सतही क्षेत्रफल का 3 छोटे घनों के कुल सतही क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहे 8 जो है कितने समान घन बनाए जाते हैं, कितने घन बनाए जाते हैं 8 समान घन। जब 8 समान घन बनाए जाएंगे तो आयतन तो पहले जो बड़े घन का था वही आयतन तो बटेगा। तो एक बात बताओ, जब 8 समान घन बनाए जाते हैं तो छोटे घन का आयतन क्या होगा। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देना, जो पूरा घन का यहाँ पर आयतन था कितना 13,800 क्या बेटा 24, 13,824 बटे कितना यहाँ पर 8 अगर समान घन बनाए जाते हैं तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे और इसका क्या करेंगे वर्गमूल ले लीजिए, घनमूल ले लीजिए। यहाँ पर जब आप घनमूल लेंगे तो आप जानते हैं कि इसका घन कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 से जब इसे कट कर रहे होंगे तो बेटा कितना आएगा यहाँ पर 12। यानी कि जो छोटे घन बनाए जाएंगे उनकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी 12। तो देखिए छोटे घन की भुजा 12 है। आपसे प्रश्न क्या कह रहा था, आपसे प्रश्न कह रहा था कि बड़े घन के सतही क्षेत्रफल का, बड़े घन के सतही क्षेत्रफल का। तो देखिए बड़े घन का जो क्षेत्रफल लेना है वो सतही क्षेत्रफल लेना है और जो छोटे घन हैं उनका कुल सतही क्षेत्रफल लेना है और वो कितने हैं 3 हैं। तो देखिए सतही क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि वक्र पृष्ठ की वो बात कर रहा है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, वो होता है 4a²। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुणा में भुजा कितनी है बेटा 24 गुणा में कितना 24। इसका अनुपात चाहिए किससे, छोटे वाले घन से, तो उसका कुल सतही क्षेत्रफल तो होता है 6a²। क्या कितना हो जाएगा 6 गुणा में कितना बेटा 12 गुणा में कितना 12 है, लेकिन 3 है तो हम 3 से क्या कर देंगे गुणा करा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए 12 से ये 2 बार कट जाएगा और इसी प्रकार से 12 से अगर आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2 से अगर आप इसे कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 4 में गुणा 2 का कराएंगे तो 8 और अनुपात में 3 का गुणा 3 में तो कितना हो जाएगा 9। यानी किसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा बच्चों 8 अनुपात में क्या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे 1120 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में निहित वृत्त का जो क्षेत्रफल है कह रहे वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। आपको बताना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सभी ने क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिया होगा बेहतर तरीके से। कह रहे 1120 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में, तो कोई एक वर्ग है बच्चों इस प्रकार का, एक कोई इस प्रकार का एक वर्ग रहा हो जिसका कि क्षेत्रफल कितना है बेटा 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन शायद आपका वो वाला लग गया, 10वां नंबर क्वेश्चन चल रहा था। देखिए कह रहे 1120 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में निहित वृत्त का क्षेत्रफल, इस पर एक वृत्त निहित है कह रहा है, इस पर जो है इस प्रकार से कह रहा है एक वृत्त निहित है। इस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। आप तो जानते हैं कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो कहीं से हमें वृत्त की त्रिज्या पता हो जाए तो हम वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
तो वृत्त की त्रिज्या कैसे पता करें? तो ध्यान देना, ये जो वृत्त का जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, यहां से हम क्या वर्ग की भुजा पता कर सकते हैं। और क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो वर्ग की भुजा होगी वही क्या वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो हम त्रिज्या को आधा कर देंगे, त्रिज्या अगर निकालनी है तो हम उसे आधा कर देंगे। तो पहले तो हमें इसका क्या पता करना है, भुजा। और क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बराबर 1120 के, तो इसका क्या करें आप, वर्गमूल ले लें। तो 1120 का आप जब वर्गमूल लेंगे तो आप जानते हैं, देखिए साधारण तरीके से ऐसे समझ, आप जानते हैं 112 को क्या लिखेंगे, 16 × 7 यानी कि आप 70 लिख दें, क्योंकि 0 भी 16 से यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, 70। ये क्या आ गई, वर्ग की भुजा। जो वर्ग की भुजा होगी वही तो वर्ग का व्यास होगा। और अगर व्यास हमें पता चल गया कि 4 अंडर रूट 70 है, तो एक बात बताओ बच्चों कि त्रिज्या का मान क्या 2 अंडर रूट 70 हो जाएगा। अगर त्रिज्या 2 अंडर रूट 70 है तो फिर हमें बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम क्या कर दें बच्चों, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 और रूट 70 का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, 70। 7 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो देख लें, तो 22 × 4 88 और 1 0 और, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 880। उत्तर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 880। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक बेहतरीन सवाल है, प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में कह रहा है Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। P जो है Q की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। एक साथ अगर काम की शुरुआत करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। प्रश्न देखिए, कह रहे P जो है एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें बच्चों की P और जो है Q की क्षमताओं में अनुपात क्या है। P जो है कह रहा है 4 गुना तेजी काम करता है, तो P की क्षमता अगर 4 है तो Q की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। तो कह रहे काम को समाप्त करने में Q की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। एक कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे बच्चों कि सभी को पता होगा कि अगर हम बात करें कि क्षमता में और समय में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। अगर कार्य वही है, कार्य सेम है, तो क्षमता और समय में जो है व्युत्क्रम का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। अगर हम करें P और Q की क्षमताएं 4:1 हैं, तो आप जानते हैं कि P और Q का जो समय का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 1:4। यानी कि P अगर किसी काम को करने में 1 समय ले रहा है तो Q कितना समय लेगा, 4। यानी कि ये कितना अधिक समय ले रहा है Q, 3 रेशियो, हमारी अकॉर्डिंग 3 रेशियो, और वो कह रहा है कि 27 दिन अधिक लेता है। तो ये बेटा जो 27 है, ये 27 किसका मान हो जाएगा, 3 का। या आप ऐसे कह दें बेटा, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हम ये कह दें कि 3 अधिक, तो 3 रेशियो बराबर कितने के हो जाएगा बेटा, 27 के। तो 3 से कट करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 रेशियो बराबर कितने के आ जाएगा, 9 के। अगर 1 रेशियो बराबर 9 के, तो P कितने दिन समय लेगा, 9 दिन, और Q कितने दिन लेगा, 36 दिन। अगर इनका एलसीएम मान लें इनका कार्य, तो यानी कि 36 अगर कार्य हो जाएगा। तो इनकी क्षमताएं कितनी, 4:1, यानी कि टोटल क्षमता कितनी, 5। जब दोनों मिल करके काम कर रहे होंगे तो भाग दे दीजिए भैया, 36/5, तो कितना हो जाएगा, 7 बार, और 7 सही 1/5। यही आपका 7 सही 1/5 दिन करेक्ट उत्तर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 12 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। 8 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, इनमें से 3 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है। कह रहे 3 नए प्रेक्षणों का माध्य है। औसत का सवाल, कितना बेहतरीन, लैंग्वेज को उसने परिवर्तित करके दिया है और एक बेहतरीन सवाल है। ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात आप समझिए। एक छोटी सी बात पहले मुझे बताइए कि औसत का मतलब क्या होता है। क्या औसत का मतलब यह होता है कि औसत का मतलब कि सभी के पास, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई चीज़ क्या होना, बराबर बराबर होना। बस इसी कंसेप्ट को आप अप्लाई कर दीजिए, कहीं कोई भी फार्मूला का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, आप ओरल तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। देखिएगा, कह रहे 8 प्रेक्षणों का माध्य 10 है। माध्य 10 होने का मतलब सभी के पास क्या है 8 प्रेक्षण है, तो प्रत्येक प्रेक्षण में सबके पास कितना कितना मान है, 10-10 मान है। लेकिन कह रहे अगर
3 प्रेक्षणों को क्या कर दिया जाए बेटा, और जोड़ दिया जाए। कह रहे 3 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है, तो 3 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, तो ध्यान देना 3 और प्रेक्षणों को जब जोड़ा गया तो माध्य कितना हो जाता है, 12 है। पहले माध्य कितना था, 10, अब हो गया कितना, 12 है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, प्रत्येक का अब क्या 2-2 बढ़ जाएगा, और अगर प्रत्येक का 2-2 बढ़ जाएगा तो क्या अब माध्य जो होगा वो क्या 12 होगा, और माध्य का मतलब होता है सभी के पास क्या होना, बराबर बराबर होना, कि आप सभी के पास 12-12 होना चाहिए। तो जो 3 नए लोग आए होंगे उनके पास भी तो 12-12 होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब समझना एक छोटी सी बात, कि जो 3 नए लोग आए हैं वो अपना माध्य अब का बनाने के लिए जो है अपना 12-12 लेकर के आए होंगे। यानी कि तीनों लोग 12-12 लेकर के आए होंगे, तो अपना 36 तो लेकर के आए ही होंगे, क्योंकि वो खुद आए हैं और उसी में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन उनके आने से परिवर्तन क्या हुआ बच्चों, कि ये जो 8 प्रेक्षण आपको दिख रहे थे ना, इनका भी प्रत्येक का कितना मान बढ़ गया, 2-2 मान बढ़ गया। 8 लोगों का अगर 2-2 मान बढ़ा तो कितना बढ़ गया, 16 है। तो ये 16 एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं, ये तो दूसरे को देने के लिए। यानी कि ये जो तीनों आए तो वो लेकर के कितना आए मान, 36 प्लस का क्या बेटा, 16। बात समझ आ रही? यानी कि टोटल वो 52 अधिक लेकर के आए। अगर 52 अधिक लेकर के आए यानी तीनों मिल करके 52 लेकर के आए, तो प्रत्येक का कितना होगा, 52 बटा आप क्या करेंगे, 3। तो 3 से आप भाग दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, 1। और यहाँ पर 7 यानी कि 17 यहाँ पर कितना आएगा, 3 आना चाहिए बेटा। थोड़ा सा ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 17 से 1/3 यानी कि 17.33 इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके संपर्क के जो भी आपके साथी वगैरह हैं उनको, नए लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद।